नमस्कार। मैं आरबी कॉलेज हिंदी विभाग से डॉक्टर महेश चंद्र चौरसिया। आज अपने विद्यार्थियों के लिए ध्रुवसामनी नाटक के चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा। यह स्नातक कला एवं विज्ञान के छात्रों के सब्सिडियरी पाठ्यक्रम यानी आनुषंगिक विषय के लिए है। ध्रुवसामनी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के नायकत्व पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। इस नाटक के दो प्रमुख पुरुष पात्र चंद्रगुप्त और रामगुप्त हैं। भ्रमवश विचारकों को लगता है कि इस नाटक का नायक रामगुप्त है या फिर चंद्रगुप्त है। यह दुविधा की स्थिति सामान्य पाठकों के अंतर्भूत भावना बसती है। दरअसल किसी भी नाटक, कहानी हो, उपन्यास हो, खंड काव्य हो या महाकाव्य हो, उसका नायक वही होता है जो सर्वगुण संपन्न हो और उस कथा की सारी घटनाएं उस पात्र के इर्द गिर्द घूमती हो। सारी घटनाएं और दृश्य जिस पात्र के इर्द गिर्द घूमते हों और उस कथा का फलागम जिस पात्र के माध्यम से पूर्ण होता हो, वह उस कृति का नायक कहलाता है। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुवसामनी नाटक में पुरुषत्व के चरमोत्कर्ष की बड़ी सुंदर कल्पना की है। चंद्रगुप्त उस लावण्य, शौर्य, वीर्य और शील विनय से युक्त वीर पुरुष है। चंद्रगुप्त इस नाटक का एक ऐसा पात्र है जिसके आलोक में सभी पात्रों का व्यक्तित्व प्रभावित है। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और मनोहर है। ध्रुवसामनी ने एक बार जब पालकी के पर्दे के भीतर से उसे देखा
तो चंद्रगुप्त के सौंदर्य पर वह रिझ गई। उस स्मृति को उसने निरभ्र प्राची का बाल अरुण से संबोधित किया। किसने? ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त के लिए निरभ्र प्राची का बाल अरुण, प्रातःकाल का जो सूर्य लालिमा लिए हुए, वह रक्तिम सूर्य, स्वर्ण रंजित सूर्य का उदय होता है, वैसी ही आभा, वैसी ही कांति चंद्रगुप्त के चेहरे पर से नजर आती है। इस नाटक के जो हिजड़े हैं, बौने हैं, कुबड़े हैं, चंद्रगुप्त की सुंदरता पर वे भी रिझते हैं और उसकी प्रशंसा में वे कहते हैं कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। यानी इतने सुंदर चंद्रगुप्त हैं कि अगर नारी रूप में उन्हें सजा दिया जाए तो महादेवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी ऐसी सुंदर दिखने लग जाएगी। अब देखिए कि महाराज समुद्रगुप्त ने यह सोच रखा था और एक प्रकार से उसने मंत्रणा भी दी थी कि ध्रुव स्वामिनी का विवाह यदि होगा तो चंद्रगुप्त के साथ होगा। लेकिन रामगुप्त छल और कपट से ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। चंद्रगुप्त गृह कलह के भय से इस दर्द को, इस पीड़ा को वह बर्दाश्त कर लेता है, वह सह लेता है और उसने राज्य का परित्याग कर दिया और अपनी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी उसने त्याग दिया। रामगुप्त ने उसे पत्नी तो बना लिया, लेकिन उसने उसे कभी प्रेम नहीं दिया। और इधर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के प्रति जो घनीभूत प्रेम पीड़ा थी, उसे अपने अंदर ही रखा और उस पीड़ा को कभी उसने व्यक्त नहीं होने दिया। कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विनयशील और पारिवारिक शांति का पुजारी है। परिवार में कलह न हो, इसलिए उस दुराचारी रामगुप्त के अत्याचार को कई बार सहने की उसने चेष्टा की। कभी कभी उसका हृदय हुंकार उठता है जब ध्रुव स्वामिनी पर अत्याचार होता है। और नाटककार प्रसाद लिखते हैं, चंद्रगुप्त के भीतर उनके मन के भावों को व्यक्त करता है। वह सोचता है चंद्रगुप्त, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को कभी पददलित न होना पड़ेगा। यह चंद्रगुप्त की एक प्रकार से प्रतिज्ञा है।
चंद्रगुप्त दुर्स्वामिनी का वेश धरकर सकराज के शिविर में प्रवेश करता है। क्योंकि रामगुप्त ने नारी को एक क्रय विक्रय की वस्तु समझकर सकराज के शिविर में दुर्स्वामिनी को भेज देता है। बहुत आरजू मिन्नत के बावजूद रामगुप्त दुर्स्वामिनी की इस बात को वह ठुकरा देता है। अंततः चंद्रगुप्त दुर्स्वामिनी की रक्षा के निमित्त वह उसकी वेश में वह सकराज के शिविर में पहुंचकर सकराज की हत्या कर देता है। सकराज के वध के बाद वो राजनीतिक प्रवंचनाओं से दूर ही रहना चाहता है, कभी अपने अधिकार की मांग नहीं करता। परंतु मंदाकिनी द्वारा दुर्स्वामिनी के मनोभावों की याद जब उसे दिलाई जाती है तब उसके हृदय में द्वंद्व शुरू हो जाता है। नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार उसके हृदय में एकत्रित होती है, उसकी चेतना जगती है और चंद्रगुप्त कहता है कि मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी अपनी नहीं रही। मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। विनय के आवरण में मेरी कायरता कब छिपा सकेगी। और उसे इस बात की तकलीफ है कि हम अपनी विनयशीलता, शिष्टाचार के कारण जो अधिकार होना चाहिए हमारा, जो सम्मान दिलाने की बात है दुर्स्वामिनी के लिए, उससे मैं दूर हो रहा हूं। उसकी चेतना जगती है। चंद्रगुप्त वस्तुतः एक प्रेमी है, कायर नहीं। दुर्स्वामिनी से उसे सहज प्रेम है। दुर्स्वामिनी भी उसे हृदय से चाहती है। सकराज के वध के बाद पराक्रमी और शक्ति संपन्न होते हुए भी रामगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त बंदी बना लिया जाता है। वह चाहता तो बंदी नहीं बनता, लेकिन वह बंदी हो जाता है, प्रतिकार नहीं करता। लेकिन दुर्स्वामिनी को बड़ा कष्ट होता है और तब वह विरोध करती है और तब चंद्रगुप्त का विनय का बांध टूट जाता है। वह लव श्रृंखला को तोड़ देता है। वह ललकारते हुए शिखर स्वामी से कहता है, तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। अगर दुर्स्वामिनी उसे नहीं ललकारती तो शायद चंद्रगुप्त इस हद तक नहीं पहुंचता। उस नारी की ललकार ने उसे उत्साहित किया, जागृत किया। चंद्रगुप्त की मर्यादा को हम कायरता नहीं कह सकते, पर शील, संकोच, विनय कहकर टाल भी नहीं सकते। अंत में परिषद की बैठक होती है। चंद्रगुप्त राजदंड ग्रहण करता है। दुर्स्वामिनी के पक्ष में फैसला होता है। चंद्रगुप्त और दुर्स्वामिनी का पुनर्लग्न होता है। रंगमंच पर बहुत कम आने पर भी चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व आदि से अंत तक संपूर्ण कथानक पर
छाया रहता है। जितनी घटनाएं हैं वे सभी इनसे जुड़ी हुई है। वह मूक प्रेम को लेकर जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। प्रेम के आलोक में वह अन्याय और अत्याचार सह तो लेता है, विघ्न बाधाओं का सामना करता है। उसका प्रेम सदैव निष्कलंक रहता है। नाटककार प्रसाद ने उसे त्याग, बलिदान, प्रेम, निष्ठा, कर्तव्य पलायन, साहस, पराक्रम की सजीव प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है। उसके व्यक्तित्व के कारण ही आलोचक उसे ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक मानते हैं। रामगुप्त अत्यंत ही क्लीव, कायर और मद्दप व्यक्ति है। वह समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज नियम के अनुसार राजगद्दी पर उसी का हक बनता है। लेकिन राज नियम के अनुसार यह भी है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र ही क्यों न हो, लेकिन यदि वह आचरण से बुरा हो, क्लीब हो, कायर हो, गुणी नहीं हो, तो वह राजा के लायक नहीं हो सकता। समुद्रगुप्त इसीलिए चंद्रगुप्त को ही वारिस समझकर ध्रुव स्वामिनी के साथ परिणय भी उसने उसके साथ एक प्रकार से अनुबंध कर दिया था। लेकिन कपटी रामगुप्त ने उनकी कल्पना को साकार होने नहीं दिया। इस नाटक का राजा रामगुप्त तो है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी करता है, लेकिन नायक कदाचित वह नहीं है। और नायक का कुछ भी गुण उसमें नहीं है। नायक का अगर कुछ गुण है, सारे के सारे गुण है, तो चंद्रगुप्त में है। और इसलिए इस नाटक का नायकत्व की समस्या पर जब हम विचार करते हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही है। आज का यह व्याख्यान कैसा लगा, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।